हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। फिर बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। दिस इज रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रिपरेशन। ओनली 21,999 का ये कोर्स है, जिसमें कि लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, 7 बुक्स आपके घर पे, सारी चीज़ें रहेंगी, मॉक टेस्ट, आप डेमो क्लासेस भी ऐप से देख सकते हैं। अगर आप 2 ईयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और क्लैट 2025 में अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए भी हमारा विजेता बैच है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। सारे फीचर्स रहेंगे। 2 ईयर्स की फीस जस्ट 32,999 है। और अगर सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो आप हमारा मैजिक बॉक्स जो है वो अपने घर पे मंगा सकते हैं, जिसमें कि बुक्स एंड मॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप ऐप से इनके बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो आज की देखो पहली न्यूज़ जो है वो आपको पता ही होगा कि अभी रेसलर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, बट हाँ आप इसको ऐसे देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस रजिस्टर्ड 2 FIRs इन रेसलर्स केस। लेकिन यहाँ पे ना देखो, हमारे लिए सीखने के लिए क्या है कि इन रेसलर्स ने ना रिट डाली थी। क्या डाली थी? रिट। कहाँ डाली थी? सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। ठीक है, तो ये रिट जो है ना, इस पे बहुत बार मैंने क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं एग्जाम्स में, हमने मॉक्स में भी बहुत बार देखे होंगे, और आप अभी मॉक्स जब दोगे धीरे धीरे आगे तो आप भी देखोगे। तो ये जो रिट्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट में डलती हैं या हाई कोर्ट में डलती हैं। ये रिट्स होती क्या हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, तो वो हम जान लेते हैं। रेसलर्स ने रिट ही डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि FIR फाइल नहीं कर रहे हैं हमारी, तो आप FIR फाइल कराइए। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो हमारे देश के अंदर रिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है? वो ये है कि भाई देखो, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मेरे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। इफ आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप उसको मतलब देखो, मान लो जैसे कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पहले इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे को बोलने की इच्छा है तो मुझे बोलने दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, पर किसी ने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया, तो मेरा फंडामेंटल राइट को जबरदस्ती वो वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या फाइल कर सकता हूं? रिट फाइल कर सकता हूं। हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, मतलब आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसको आप इन्फोर्स कराने के लिए रिट फाइल कर सकते हो हमारी कोर्ट के अंदर। अब ये कोर्ट सेशन कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, हाई कोर्ट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भाई सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। आप लोगों ने जॉली LLB मूवी देखी है? देखो जॉली LLB मूवी में ना ये मिस्टेक दिखाई गई थी। जॉली LLB मूवी के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी थी, पहली वाली की बात कर रहा हूं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिट नहीं फाइल होती है, सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में आप 32 आर्टिकल जो है इसके तहत फाइल करते हो, एंड हाई कोर्ट में 226 के तहत करते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि रिट कब फाइल करी जाती है, पर थोड़ा ये समझाइए कि कितने टाइप्स की रिट होती है और कब हम कौन से रिट फाइल कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट्स बना लेना। ये लीगल में भी काम में आएगा, करंट अफेयर में भी काम में आएगा, और लॉ आगे पढ़ोगे जिंदगी भर काम में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में? एक सिचुएशन दे दी, पूछ लिया कौन सी रिट फाइल होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओगे। तो पूरा ध्यान लगा देना। पहले समझते हैं कि हमारे यहाँ कितनी रिट्स हैं। तो पहली है देखो हेबियस कॉर्पस, ठीक है, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है सर्सेशोरी, चौथी है प्रोहिबिशन, और पांचवी है क्वी वारंटो। तो हमारे देश में सिर्फ 5 ही प्रकार की रिट हैं जो आप फाइल कर सकते हो। पहली है हेबियस कॉर्पस, सर्सेशोरी, प्रोहिबिशन, क्वी वारंटो, और एक कौन सा रह गया है अपना? मैंडेमस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले तो इन रिट्स को समझ लेते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में रिट फाइल करोगे। देखो एज ए नागरिक भी, एज ए सिटीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपके साथ कोई राइट वायलेट हो रहा है, आपके फैमिली में कोई राइट वायलेट हो रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिट फाइल कर सकते हो, और किसके अंदर कर सकते हो ये भी ध्यान होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ना हेबियस कॉर्पस समझते हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मान लो यहां पे हमारे ऑफिस में 30 स्टाफ काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, मैंने इन 30 स्टाफ को यहां पे बंद करके रख लिया, मैं इनको घर ही नहीं जाने दे रहा हूं,
इनके घर वालों को पता है कि भाई मानवेंद्र सर ने इन 30 बंदों को अपने घर अपने ऑफिस में बंद करके रख रखा है, अब क्या। इसके वजह से ये इनकी फैमिली जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट जो फाइल करेगी वो करेगी क्या, हेबियस कॉर्पस की, टू शो द बॉडी ऑफ। मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, यू मे हैव द बॉडी। इसको देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो कभी कभी ऐसे ये मीनिंग छोटे छोटे जो है ना ये भी लिखे होते हैं कि भाई हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, तो टू यू हैव द बॉडी मतलब आपके पास कोई बंदा है उसको कोर्ट के सामने लाने की बात करी जा रही है। अब हेबियस कॉर्पस ना प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों के अगेंस्ट में फाइल की जा सकती है। मतलब मानवेंद्र जो हैं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय तो हूं नहीं, मैं एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं, मैंने प्राइवेट बंदों को पकड़ रखा है, लेकिन उनके फैमिली तब भी मेरे ऊपर ये रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे पुलिस जबरदस्ती उठा के ले जाती है, अब मुझे जैसे पुलिस जबरदस्ती ले गई बिना वारंट के बिना किसी चीज के, तो मेरी फैमिली भी इसको कर सकती है, तब मैं पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिट फाइल होगी। तो हेबियस कॉर्पस की रिट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, विंग्स होती हैं, उन सब के ऊपर भी और प्राइवेट लोगों के ऊपर भी फाइल की जा सकती है। दूसरी क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस का बेसिकली मतलब क्या है इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो आप एक मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले का नाम है ग्रीन सोसाइटी। क्या नाम है, ग्रीन सोसाइटी। आपके घर के सामने ना एक बहुत बड़ा कचरे का डब्बा है जो एमसीडी वालों ने लगवा रखा है, एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने लगा रखा है, और वहां से हर दिन कचरे उठाने की जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, आपके पापा जो हैं उन्होंने उस बंदे के अगेंस्ट में रन किया था, तो अब आपके पापा हार गए, तो अब आपको सजा देने के लिए, आपको तंग करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं उन्होंने मना करवा दिया है कि भैया इनके घर के सामने से कचरे ही मत उठवाओ, पूरी गंदगी पड़े रहने दो। आप परेशान हो, आप क्या करोगे, आप रिट फाइल करोगे मैंडेमस की। मैंडेमस की रिट फाइल करी जाती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, मैंडेमस की रिट बच्चों फाइल करी जाती है कब, जब आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से यह करवाना चाहो कोई काम जो उसको करना चाहिए, मतलब जो उस पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है, अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप मैंडेमस की रिट फाइल करो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगी भाई तुम्हारा ये काम था इसको करो। आई बात समझ में, डू योर पब्लिक ड्यूटी, ये आदेश उसको ऊपर से आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, आ जानी चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तब भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है ना वो मिस्टर एक्स जो हैं वो पुलिस वाले हैं। ठीक है, उनका बेटा जो है ना वो एक लड़की को तंग करता है। ठीक है, उन्हीं के कोतवाली के जुरिडिक्शन में उनका बेटा एक लड़की को तंग करता है। उस लड़की के पापा उस लड़के के अगेंस्ट में एफआईआर कराने पहुंचते हैं। मिस्टर एक्स जो है ना वो एफआईआर लिखने को मना कर देते हैं कि भाई जो करना है कर लो, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। बस यहीं पे तो मैंडेमस रिट लगेगी। यहां पे लड़की के पापा कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे कि भाई ये पुलिस वाले बंदे की ड्यूटी है एफआईआर लिखना, वो नहीं लिख रहा है, इनको आदेश दीजिए। ऊपर से आदेश आएगा मैंडेमस रिट के थ्रू और उस बंदे को एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंडेमस का। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे रिट के ऊपर जो कि है सर्चेश्वरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, आप मुद्दे मतलब भावनाओं को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। समझ में आई बात। सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट, एक चीज यहां पे बढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ कि मैंडेमस रिट पब्लिक प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में करी जा सकती है क्या? जवाब होगा नहीं। यहां पे सिर्फ पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट में मैंडेमस रिट फाइल की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगली रिट के ऊपर, सर्चेश्वरी। सर्चेश्वरी मतलब सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो इंफीरियर कोर्ट या कोशी जुडिशियल अथॉरिटीज को ये कहती है कि आपके पास जो केस आया हुआ है इसको या तो तुम ट्रांसफर करो, ठीक है, दूसरी कोर्ट को, या फिर आपने जो वर्डिक्ट दिया है इसको फिर से रीचेक करके देखो कि कुछ गड़बड़ है, क्या है सीन, क्या नहीं है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, उसकी एक एक्स थी, एक्स की एक एक्स थी जिसका नाम था वाई। ठीक है, एक्स की एक्स ने उसको कॉलेज में छोड़ दिया था।
एक्स जो है ना उसके बाद देवदास बना घूम रहा था, हाइपोथेटिकल चल रहा है, दिल पे मत लगा लेना। एक्स जो है ना वो एक दिन जज बन जाता है, ठीक है। अब वो जज बन गया, ठीक है। जज बनने के बाद एक्स ने क्या किया, जज बनने के बाद एक्स ने ये किया कि भाई वाई का एक दिन उसके पास केस आया था, ठीक है, वाई का उसके पास एक केस आया था। एक्स ने अपना बदला निकालने के लिए वाई के साथ ना उल्टे सीधे वर्डिक्ट देने के डिसीजंस ले लिए। देखो एक दिन में तो केस फाइनल होता नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स चलती है, लेकिन हर प्रोसीडिंग में कुछ ना कुछ आदेश दिए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा। तो जो एक्स था ना वो वाई के अगेंस्ट में काफी सारी चीजें कर रहा था और बिल्कुल एक तरफा कर रहा था, बायसनेस चल रही थी। इसके लिए वाई क्या कर सकती है, देखो इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना कि यही है, मैं आपको बस कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद बस इतना रखना है पर समझने के लिए, ठीक है। तो वाई यहां पे जो है ना वो सर्सेश्योरी की रिट फाइल करेगी कि भैया ये ट्रांसफर किसी दूसरे कोर्ट को कर दो केस, या फिर ये वापस से चेक किया जाए क्या डिसीजन दिया गया है, ठीक है, तो इसको चेंज किया जाए। तो ये जो होती है ना इसको कहते हैं क्या, सर्सेश्योरी की रिट। प्रोहिबिशन क्या होती है, और एक और चीज है, ये कोशी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर भी होती है। कोशी जुडिशियल अथॉरिटीज कौन सी होती हैं, जिनके पास जुडिशरी की थोड़ी थोड़ी पावर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही ले लो, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी अथॉरिटीज कोशी जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं। प्रोहिबिशन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट होती हैं वो ये कहती हैं स्टॉप प्रोसीडिंग्स। सुपीरियर कोर्ट कहती हैं इंफीरियर कोर्ट को या कोशी जुडिशियल अथॉरिटी को कि आप जो प्रोसीडिंग कर रहे हो ना ये गलत है, ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर है। मोस्टली ये तभी किया जाता है, जैसे मान लो आपको पता है कि फैमिली लॉ के मैटर, जैसे डाइवोर्स का मैटर फैमिली कोर्ट में चलना चाहिए, बट कोई क्रिमिनल कोर्ट सुनने लग गई, कोई जज ज्यादा खिसियाया हुआ है, बदला निकालने के लिए कुछ खुद सुनने लगा, तो फिर आप रिट फाइल करोगे प्रोहिबिशन की, तो आदेश आएगा आपका जो डिक्शन नहीं है आप छोड़ो। सेम चीज जो कोशी जुडिशियल अथॉरिटी है उनको भी आदेश आएगा कि भाई क्या कर रहे हो, आपका जो डिक्शन नहीं है छोड़ो, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन है। कोई वारंटो का बेसिकली मतलब होता है कि भाई आप प्रूफ दो कि आप हो कौन, टू शो कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो बस यही है, जैसे कि मान लो कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो उस पर पूछ लिया, या कोई बंदा कमिश्नर बन के आया आपके यहाँ पे और जांच पड़ताल कर रहा है, घर में पूरी जांच कर रहा है, पूरा घर खगाल दिया है पैसा लूटने के चक्कर में, तो आप जो है कोई वारंटो डाल सकते हो कि भाई इस बंदे की अथॉरिटी क्या थी, टू चेक द अथॉरिटी, ठीक है। एक बार इनकी छोटी छोटी मीनिंग देख लेते हैं। मैंडेमस का है वी कमांड, एग्जाम में सीधे ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, वी कमांड। सर्सेश्योरी टू बी सर्टिफाइड, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कोई वारंटो का, ठीक है। मैंडेमस टू सिक्योर और परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी, टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और कोशी जुडिशियल अथॉरिटी, to prohibit an inferior court from continue proceeding in a particular case where it has no jurisdiction to try, and quo warranto to restrain a person from holding a public office which he is not entitled, ठीक है। समझ में आया, कहानी से इसको बस आप याद रखने के लिए कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो कहानी बताई है, उसको बहुत दिल पे मत लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, राजनाथ टेल्स एससीओ मेंबर्स, ठीक है, कोई डिटेल में जाने वाली चीज नहीं है। एक चीज और है, एससीओ की एक बॉडी है जिसका नाम है रेट्स, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका काम ही टेररिज्म से लड़ने के लिए इन्होंने बनाई थी। ताशकेंट उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, 2004 में ये फाउंड हुई थी। तो ये एससीओ की ही बॉडी है। इसके बाद एक एडिटोरियल निकला है आज, द वुमेन रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। देखो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना ये बात कर रहा है कि महिलाओं का पॉलिटिक्स के अंदर मतलब संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में हर फील्ड में आप देख रहे हो कि वुमेन्स जो हैं वो बैरियर्स तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर भी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। महिलाओं के लिए एक वुमेन रिजर्वेशन बिल करके कॉन्सेप्ट है जो ला के मतलब टेबल पे पड़ा हुआ है, वो हो नहीं रहा है। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक मुझे डेट अभी याद नहीं आ रही, बताता हूँ आपको, इसमें लिखा भी हुआ है। एक वुमेन रिजर्वेशन बिल ना 3-4 साल पहले आई थिंक राज्यसभा में पास भी हो गया था, बट वो लोकसभा में नहीं हो पाया था। और उसके बाद देखिए ये जितनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की वुमेन्स थी वो सब इकट्ठा होकर इस तरीके की फोटो खिंचाई थी उन्होंने, जिसमें लेट श्री सुषमा स्वराज जी भी हैं। तो यही यहाँ पे ये कहा जा रहा है बेसिकली कि भाई महिलाओं को इसमें भी रोल मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा इतिहास लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए एडिटोरियल आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छा हो सकता है आपके लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर में देख लेना। ऑपरेशन कावेरी
इंडिया एयरलिफ्ट 754 मोर स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम वॉर टोन सूडान, ठीक है, न्यूज़ ही है। यहाँ पे विल कंटिन्यू टू अपोज मेकादत्तु प्रोजेक्ट, मेकेदातु प्रोजेक्ट, तमिलनाडु ने ऐसा बोला है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेकादत्तु प्रोजेक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, तो वही देखने की शुरुआत अब हम करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक जगह है जिसको क्या बोला जाता है, मेकादत्तु, मेकेदातु, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा मसला है। क्या है मसला वो हम समझेंगे। मेकादत्तु मीनिंग क्या होता है, गोट स्लीप, मतलब दो घाटियों के बीच में नदी जा रही है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो कावेरी एंड ट्रिब्यूटरी अर्कावती के कॉन्फ्लुएंस पे मेकादत्तु जगह जो है ये स्थित है, जिसके ऊपर ये पूरी चीज हो रही है। अब ये हो क्या रहा है, देखो बेंगलोर में आपको पता है कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम समय समय पे देखने को मिलती है। उस ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए एक मेकादत्तु प्रोजेक्ट करके जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। इस पे ऑब्जेक्शन है तमिलनाडु को। क्यों है, मैं पहले इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। कुछ आपको मैं एक इमेज दिखाऊं जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो, लो रिप्रियन स्टेट क्या होता है, मतलब ये जो है ना, ये अपर रिप्रियन स्टेट है, ये लो रिप्रियन स्टेट है। मतलब जो रिवर होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर रिप्रियन स्टेट, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं क्या, लो रिप्रियन स्टेट। अब देखो, लो वाले को प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहां से पानी आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है, ठीक है, बीच में डैम बना दिया तो पानी सारा यहां पे रुक गया, ठीक है। पर क्या होता है, जब इधर पानी ज्यादा भर जाता है ना, तो डैम का पानी अचानक से छोड़ देते हैं। तो जो लो रिप्रियन स्टेट के इधर के गांव जो होंगे, जब देखो ये डैम छोड़ दिया जाएगा यहां से, तो जो पास के गांव होंगे यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, यहाँ पे फसलें खराब होने की संभावना है। तो एक तो ये रीजन रहता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि भाई जो लो रिप्रियन स्टेट है वो ये कहते हैं कि भाई सारा पानी तो तुम ही लोग यूज कर लोगे, यहाँ पे डैम बना के पानी आगे ही नहीं आने दोगे, फिर हमारे भी तो पानी का पूरा पूर्ति खत्म हो जाएगा। आप ये देखो, यहां से अगर पानी को रोक दिया गया तो कंट्रोल किसके पास है, जिसके पास ये डैम है वो कौन है, अपर रिप्रियन स्टेट। तो वो अपनी मर्जी से पानी आगे छोड़ेगा, पीछे रोकेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये समझाने के लिए एक बताया है मैंने, इतना डिटेल में इसको बिल्कुल दिल पे मत लेना, पर समझ गए होगे। तो लो रिप्रियन स्टेट को हमेशा दिक्कत होती है जब अपर रिप्रियन स्टेट कोई कदम उठाता है। तो मेकादत्तु प्रोजेक्ट जो है ना, मेकेदातु प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये 9000 करोड़ का एक एम्बिशियस प्लान किया गया था, ठीक है, एम्बिशियस प्लान किया गया था टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर द बेंगलुरु बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। 400 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ पे लगा, मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की बात यहाँ प्रपोज करी गई थी, जिससे कि जनरेट किया जाएगा। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में इसको अप्रूव कर दिया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा भी इसको हरी झंडी मिल गई थी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इस पर अप्रूवल शायद लास्ट टाइम आई चेक्ड कि आना बाकी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका अप्रूवल। अब ये क्रूशियल क्यों है, मतलब इसमें काफी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, 2-3 रीजन है। एक तो तमिलनाडु मना कर रहा है, दूसरा क्या है कि 63% ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो इसमें डूब जाएगा अगर इस तरीके की चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। 2018 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इस चीज के लिए, ठीक है, और उन्होंने बोला था कि भाई कर्नाटका हैड हेल्ड दैट इट वुड नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। मतलब मैंने आपको बताया ना, जब पानी यहाँ से डैम बीच में बन जाएगा तो नीचे वाले को डर है कि भाई पानी आना बंद हो जाएगा, फिर तमिलनाडु कह रहा है हमारी भी तो जनता है, हमारे भी तो किसान है, उनका क्या होगा। तो ये वाली चीज है। फिर 2020 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तमिलनाडु ने ये बात उठाई थी कि ये प्रोजेक्ट हम बनने नहीं देंगे। रीजन क्या है तमिलनाडु के द्वारा, तो यही है कि अपर रिप्रियन स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का भी देखो, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक अलग बहुत बड़ा डिस्प्यूट है 3-4 स्टेट के बीच में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमसे, मतलब जो बोर्ड बनाया था कावेरी बोर्ड, तो उसके थ्रू ये बात हुई थी कि ये डिसीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो तमिलनाडु ये कह रही है कि भाई अपर रिप्रियन अनलेस इट वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। फिर बोल रहे हैं कि कर्नाटका के पास कोई भी राइट नहीं है कि ऐसा रिजर्वायर बनाए इंटर स्टेट रिवर में, मतलब ऐसी रिवर जो 2 स्टेट के बीच में बह रही है, ऐसा थोड़ा सिर्फ कर्नाटका में बह रही है, 2 स्टेट में बह रही है, लोअर रिप्रियन स्टेट के मर्जी के बिना, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। क्यों, उसने भी ये कहा था कि भाई नो स्टेट्स कैन क्लेम एक्सक्लूसिव ओनरशिप असर्ट्स राइट टू डिप्राइव अदर
स्टेट ऑफ वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर। लेकिन ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। देखो अगर वो डैम बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं सारा पानी यूज कर लेंगे। और तमिलनाडु और कर्नाटका पहले ऐसे स्टेट नहीं है जहां पे प्रॉब्लम चल रही है। यूपी, पंजाब, आप इंडिया के अंदर ना रिवर डिस्प्यूट उठा के देखोगे तो कुछ नहीं ना तो कुछ नहीं तो 15 से 16 स्टेट्स हैं जिनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है पानियों को लेके, नदियों को लेके। तो ये बहुत बड़े मामले हैं जिसमें कि कुछ अगर सबसे ऊपर उठाओगे तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये मेकादातु वाला भी बहुत चल रहा है। तो ये सब कुछ बड़े ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवर कावेरी के बारे में जान लेते हैं। तो रिवर कावेरी तमिलनाडु में इसको पोन्नी इन तमिल भी कहा जाता है और गंगा ऑफ द साउथ भी कहते हैं। 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट इज स्केड रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया। इट राइजेस ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन मैं स्केड बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सैक्रेड रिवर, गंगा से कंपेयर किया ना तो सैक्रेड रिवर। ठीक है, एंड ईस्टर्न से ईस्टर्न ये नहीं पूछेंगे आपसे। और कहाँ जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल थ्रू पौंडुचेरी। सम ऑफ इसकी जो ट्राइब्यूटीज हैं अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शिमशा, काबिनी एंड हरंगी। तो दिस इज आवर सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। इस सेशन से 2 टेक अवेज हैं आपके, एक तो मेकादत्तु प्रोजेक्ट जो नोट्स में आना चाहिए और दूसरा रिट। आज के बाद रिट पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर रिट पे कोई डाउट है किसी कोई भी एक रिट पे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर रिट अगेन। ठीक है, बट होना नहीं चाहिए। तो दिस इज इट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो एंड सी यू आई थिंक आज सैटरडे तो मंडे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।